सो हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है आदित्य और मैं पढ़ता हूँ ट्रिपल आईटी श्री सिटी के कंप्यूटर साइंस ब्रांच में। और हम अभी कंप्लीट कर रहे थे हाइड्रोकार्बन का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। और हमने पिछले 2 लेक्चर्स में इसके एमसीक्यूज, जो कि है हमारा सिंगल ऑप्शन, मल्टीपल ऑप्शन और इसके शॉर्ट आंसर टाइप भी खत्म कर दिए थे। आज के लेक्चर का गोल है मैच द फॉलोइंग, असर्शन एंड रीजन और लॉन्ग आंसर टाइप करने का। तो लेक्चर स्टार्ट करूंगा फ्रॉम द लॉन्ग आंसर टाइप, क्योंकि जो मैच द फॉलोइंग और असर्शन रीजन है वो थोड़े से इजी हैं, तो अच्छे से इनको समझ जाएंगे और फिर करेंगे हम मैच द फॉलोइंग और असर्शन और रीजन। तो अब हम देखते हैं हमारा जो 48th क्वेश्चन है। ऑलराइट, तो 48th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन एल्काइल हैलाइड C5H11Br, जिसको वो ए बुला रहा है, रिएक्ट्स विथ एथेनोलिक KOH। एथेनोलिक KOH इज नथिंग बट अल्कोहलिक KOH, ठीक है, टू गिव एन एल्कीन B which reacts with Br2 to give a compound C. Now C on dehydrobromination gives an alkyne D. तो हमारे पास एक चेन रिएक्शन है इधर, ठीक है। जो चेन हमें दिया है वो है कि हमारे पास A है, ठीक है, और A के साथ हम पहले क्या डाल रहे हैं, हम डाल रहे हैं अल्कोहलिक KOH, जो कि हमें क्या दे रहा है, B। अब B में हम ब्रोमिनेशन कर रहे हैं Br2। Br2 को एक मीडियम चाहिए होता है, तो मान लो हम डाल रहे हैं CS2, ठीक है। CS2 को एक मीडियम की तरह यूज कर रहे हैं, जो कि क्या देगा, C देगा। फिर हमें डिहाइड्रो ब्रोमिनेशन करना है। अब डिहाइड्रो अल्काइलेशन जो है हैलोजिनेशन, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन होता है किससे, अल्कोहलिक KOH से, सिंपल। और ये हमें देता है D। ओके, एक और चीज जो हमें दे रखी है ये है कि जो A है हमारा C5H11Br वर्क्स। ओके, आगे का देखते हैं। अब वो बोल रहा है, ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम मेटल इन लिक्विड अमोनिया 1 मोल ऑफ D गिव्स 1 मोल ऑफ द सोडियम सॉल्ट ऑफ D। तो अब हमें क्या दिया, अब हमें बोला है D को हम भेज रहे हैं Na और लिक्विड अमोनिया के साथ, और ये क्या आ रहा है, हमें मिल रहा है सोडियम सॉल्ट ऑफ D और उसके साथ साथ ½ मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये रिएक्शन दिया है। अब वो बोल रहा है कंप्लीट हाइड्रोजनेशन ऑफ D yields a straight chain alkane. Identify ABCD and give the reactions involved. अच्छा, तो अब देखो, अब वो क्या बोल रहे हैं, अब वो बोल रहे हैं कि डी हाइड्रोजनेशन, जो कि निकल के साथ हो जाता है, निकल H2 वाले उसमें, ये क्या दे रहा है, ये दे रहा है एक स्ट्रेट चेन एल्केन, ठीक है। अब ये बता रहा है ये वाला पार्ट, क्योंकि डी हाइड्रोजनेशन पे एक स्ट्रेट चेन एल्केन देता है, इतना हमें पता है कि A, B, C और D जो है ये क्या होंगे, ये हमारे होंगे स्ट्रेट चेन कंपाउंड। सो ये मस्ट बी स्ट्रेट चेन। और ये क्यों होने चाहिए स्ट्रेट चेन, बिकॉज हाइड्रोजनेशन ऑफ D गिव्स अ straight chain alkane, ठीक है। हाइड्रोजनेशन ऑफ D gives a straight chain alkane। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि A, B, C, D जो है वो straight chain alkanes होने चाहिए। अब देखो, अब हमारा क्या है, A है C5H11Br, राइट। 2 केसेस हो सकते हैं इसमें, एक तो हो सकता है 1 2 3 4 5 Br, और दूसरा हो सकता है 1 2 3 4 5 Br। ये 2 पॉसिबिलिटीज हैं, राइट, 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं। अब हमें इनके रिएक्शंस देखने, तो पहले में क्या हो रहा है, अल्कोहलिक KOH जा रहा है, राइट। तो ब्लैक कलर से दिखा देते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे,
इसका साइज तुम कम करो। हाँ, अल्कोहलिक KOH, उससे क्या होगा, ये वाली चीज क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी ये, इसमें डिहाइड्रो हैलोजिनेशन होगा और तुम्हें ये मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलर चीज हम करेंगे यहां पर जो कि देगा अल्कोहलिक KOH। तो तुम देख लो, ठीक है, ये वाला होगा और कहाँ आएगा बॉन्ड, बॉन्ड यहां आएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या डाल रहे हैं, इसके बाद हम ब्रोमीन डाल रहे हैं। ओके, तो अब हम डाल देते हैं ब्रोमीन, तो Br2, एक मीडियम चाहिए तो CS2 मीडियम माना है हमने, तो 1 2 3 4 5, और Br यहां आएगा और Br यहां आएगा। इस केस में अगर मैं डालूं तो यहां क्या होगा, ये यहां आ जाएगा इस पे और इस पे, तो ये इधर हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा। ठीक है, अब ब्रोमिनेशन के बाद हम क्या कर रहे हैं, हम फिर से अल्कोहलिक KOH डाल रहे हैं। वेरी सिंपल, तो फिर से हम अल्कोहलिक KOH डालेंगे और ये अब क्या दे देगा, ये अब एक अल्काइन देगा। कहाँ, क्योंकि इन दोनों के बीच में, तो ये वाला तो यहीं दे देगा। ओके, सिमिलरली इसका देखेंगे तो दिस विल गिव इट हियर, इन दोनों के बीच में। ठीक है, अब देखो, जब हम लिक्विड अमोनिया डालेंगे, है ना, तो यहां पर हाइड्रोजन इधर बचा है, रेड कलर से दिखा देते हैं। ये वाला हाइड्रोजन जो है, जब हम लिक्विड अमोनिया के और सोडियम के साथ डालेंगे, ये हाइड्रोजन चले जाएगा और ये क्या दे देगा मेरे को, ये मेरे को ये दे देगा, है ना। और इस पे क्या होगा, यहां पर कोई हाइड्रोजन नहीं है तो यहां पर कुछ नहीं होगा, राइट। तो इससे हमें पता चल गया, इससे हमें क्या पता चल गया कि हमारा जो ये वाला सीक्वेंस है, ये वाला हमारा करेक्ट है और जो ये वाला है ये गलत है। तो सिंपली जो तुम्हारा ये है, ए है, ये होगा, ये बी होगा, ये सी होगा और ये डी होगा। ठीक है, A B C एंड D। तो हमें हमारे रिस्पेक्टिव ABCD मिल गए एंड दैट इज हाउ दिस क्वेश्चन इज डन। रिएक्शंस ये हैं सारे, ये रिएक्शंस हैं इसके। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 49th क्वेश्चन पे। दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन। ठीक है, तो 49th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 896 ml वेपर ऑफ अ हाइड्रोकार्बन A हैविंग कार्बन 87.8% and hydrogen 12.19% weighs 3.28 grams at STP. Hydrogenation of A gives 2-methyl pentane and hydration of A in the presence of H2SO4 and HgSO4 gives a ketone B. B एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला B का दिया है C6H12O और बोल रहा है B gives a positive iodoform test. Find the structure of A and give the reactions involved. वेरी सिंपल, ओके, वेरी सिंपल। तो क्या हो रहा है, हमारे पास क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें उन्होंने बोला है कार्बन और हाइड्रोजन है। अभी के लिए मान लेते हैं ये हाइड्रोकार्बन है CXHY। ओके, CXHY के बारे में हमें क्या क्या बोला है, CSXY के बारे में हमें ये बोल रहा है कि इसमें कार्बन जो है वो है 87.8%, इस पे हाइड्रोजन जो है वो है 12.19% और इस पे STP वेट, STP पे क्या है, एट STP इसका वेट कितना है 3.82 ग्राम्स, सॉरी 3.28 ग्राम्स, राइट। ओके, तो सबसे पहले अगर हमें हमारा हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल गया तो हमारा लाइफ इधर इजी हो जाएगा। अब परसेंटेज दिया है, परसेंटेज से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए स्टार्ट पे हमें दो चीजें चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट चाहिए कंपाउंड का। ठीक है, तो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट कैसे लोगे, हमें पता है एट STP क्या होता है, 22,400 ml होता है। ठीक है, वॉल्यूम
अब इन्होंने बोला है 896 ml का मास कितना है, 3.28। सो 896 ml का मास आ रहा है 3.28 ग्राम्स। और हम जानेंगे 22,400 ml में कितना मास होगा। बोल लो x। अच्छा, x ऑलरेडी हमने यूज कर दिया है, तो बोल दो इसका होगा m ग्राम्स। m क्या है, मॉलिक्यूलर वेट है। क्यों? क्योंकि हम एसटीपी पे बात कर रहे हैं, राइट। तो इससे हमें m कितना मिलेगा, 22,400 इंटू 3.28 डिवाइडेड बाई 896। सो सॉरी। अब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये आता है अप्रोक्सीमेटली 83.1 ग्राम। और क्योंकि ये मॉलिक्यूलर वेट है तो क्या आएगा, ग्राम पर मोल आएगा। तो तुम्हें क्या मिल गया है, तुम्हें तुम्हारे हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर मास मिल गया है, जो कि है 83.1 ग्राम्स। ओके ओके। अब आगे का पार्ट का देखते हैं। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, अब हमें कैलकुलेट करना है हमारा एम्पेरिकल मास, राइट। तो एम्पेरिकल मास के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कैलकुलेट करेंगे एम्पेरिकल मास, एम्पेरिकल फॉर्मूला एक तरह से। और यहां क्या आ जाता है, यहां आ जाता है वो टेबल जो हमने सीखा था, राइट। अब टेबल में हमने क्या सीखा था, हमारे पास कार्बन है, हमारे पास हाइड्रोजन है। कार्बन कितना है, 87.8%। और ये कितना है, 12.19%। ठीक है। अब हम क्या ढूंढेंगे, तो पहला हेडिंग जो हम ढूंढेंगे वो हमारा होगा रिलेटिव रेशियो। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं एक और हेडिंग डाल देता हूं जो कि होगा मेरा एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कितना है कार्बन का, 12, हाइड्रोजन का 1। ओके, अब हम ढूंढ लेते हैं रिलेटिव रेशियो। रिलेटिव रेशियो मतलब कितने एटम्स एक रिलेटिव उससे पर। तो यहां ये कितना होगा, ये होगा 87.8 डिवाइडेड बाई 12, और ये होगा 12.19 डिवाइडेड बाय 1। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा अराउंड 7.31। ओके, एंड इसका आंसर आएगा 12.19। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, हम कैलकुलेट कर लेते हैं रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स में क्या करना है, सबसे छोटा जो है इन दोनों में से सबको डिवाइड कर दो। तो 7.31 ये कार्बन के लिए तो ये होगा डिवाइडेड बाय 7.31 जो कि आएगा 1। और हाइड्रोजन के लिए क्या होगा, 12.19 डिवाइडेड बाय 12.19, सॉरी 7.31। ये कितना आएगा, ये आएगा अराउंड 1.66। अब तुम्हें इसे होल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो देखो, अगर मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों को, ठीक है, तो ये क्या आएगा, ये तो 3 आएगा, ये आएगा 4, 8, ये 8 आएगा, ये 1, ये 9, और यहाँ 1, ये 4.98 के करीब आएगा, जो कि हम अप्रोक्सीमेटली क्या मान सकते हैं, 5 मान सकते हैं। ठीक है। तो कार्बन के कितने एटम्स है, कार्बन के 3 एटम्स है, हाइड्रोजन के 5 एटम्स है। तो तुम्हारा जो एम्पेरिकल फॉर्मूला बनेगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना होगा, C3H5। ठीक है। और एम्पेरिकल वेट कितना होगा, 3 इंटू 12 प्लस 5 इंटू 1, जो कि कितना आता है, 41 के करीब आएगा, 41 आएगा। ठीक है। तो तुम्हारे को अब तुम्हारा एम्पेरिकल फॉर्मूला भी मिल गया और तुम्हें एम्पेरिकल वेट भी मिल गया। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेटिंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक एन चाहिए होगा, राइट। कैसे, क्योंकि हमें पता है हमारा जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो होता है हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू एन। और ये जो n है ये होता है हमारा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल वेट। तो बस सिंपल कैलकुलेशंस है अब। तो n कितना होगा, हमारा होगा मॉलिक्यूलर वेट
मॉलिक्यूलर वेट अब कितना आया था हमारा, अगर हम देखें मॉलिक्यूलर वेट आया था 83.1 ग्राम्स, राइट। तो यही यहां पर भी होगा 83.1 ग्राम्स। एम्पेरिकल वेट 41 आया था, और ये कितना आएगा, ये आएगा 2.02 कुछ आता है, तो ये हम अप्रोक्सीमेटली 2 मान के चलते हैं। अब मॉलिक्यूलर वेट फिर कितना बनेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला जो कि C3H5 है 2, तो C6H10 जो है हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है, जो कि क्या होगा, जो कि होगा A। तो हमारा A जो है ये है। तो अब हमने ए का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि उन्होंने रिएक्शन क्या दिए। तो अब उन्होंने क्या बोला हमें, अब उन्होंने बोल दिया कि जो ए है वो हमारा हाइड्रोजनेशन होगा, और वो क्या देगा, वो देगा 2 मीथाइल पेंटेन। अब 2 मीथाइल पेंटेन का स्ट्रक्चर क्या है, ये है पेंटेन, और ये 2 पे मीथाइल है। मेक्स सेंस। अब दूसरा चीज हमें बोला है ए जाएगा HgSO4 H2SO4, और ये मेरे को देगा बी। बी एक कीटोन होगा, और क्वेश्चन में बोला है इट गिव्स अ पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। अब ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म, बिकॉज पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, क्योंकि ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म पता है टेस्ट, ये हमारा कीटोन जो है ये क्या होगा, ये एक मीथाइल कीटोन होगा। मेक सेंस, मीथाइल कीटोन। ओके, अब हमारे इस ये हैं। सो अगर हम फॉर्मूला देखें, ये क्या है, CnH2n-2, जो कि क्या है, अल्काइन का फॉर्मूला है, राइट। सो अल्काइन का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, अल्काइन दो ही होंगे, अब 1 2 3 4 5 ये होगा, और एक तरह से वो यहां होगा, पॉसिबिलिटी 1 P1, पॉसिबिलिटी 2 P2 होगा कि वो टर्मिनल ना हो, ठीक है। दिस इज टर्मिनल, दिस इज नॉन टर्मिनल। देखो टर्मिनल में क्या होता है कि टर्मिनल में ये पार्ट जो है हमारे टर्मिनल का, ये वाला, ये कीटोन बन जाएगा। नॉन टर्मिनल में ये कीटोन वाला वो जो पार्ट है वो नॉन टर्मिनल में नहीं बनेगा, राइट। क्योंकि अगर हम ये वाला देखें तो इसमें कीटोन कैसे बनेगा, C, फिर ये होगा कि यहां पर तुम्हारा जो C डबल बॉन्ड O आ जाएगा, C हो जाएगा, राइट। अब क्या ये मिथाइल कीटोन है, दिस इज नॉट मिथाइल कीटोन, तो ये तो गलत स्ट्रक्चर हो गया, मतलब ये तुम्हारा सही स्ट्रक्चर है। तो तुम्हारा जो कीटोन है, जो A है, वो क्या है, ये, राइट। और इसका वो क्या होगा, 4 मीथाइल पेंट 1 आइन, 4 मीथाइल पेंट 1 आइन होगा। और इसको तुम अगर वो करोगे HgSO4 और H2SO4 के साथ रिएक्ट करोगे तो कीटोन देगा। कीटोन क्या देगा, D कीटोन होगा ये, ठीक है। तो ये क्या है, 4 मीथाइल पेंट 2 ओन। ओके, तो ये तुम्हारा 49th क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने पहले मॉलिक्यूलर वेट निकाल दिया, फिर इंपेरिकल फॉर्मूला निकाला, उससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाला, फिर हमने रिएक्शन लिख दिए इसमें। तो इट वाज अ मिक्स ऑफ स्टोइकियोमेट्री एंड ऑर्गेनिक, ठीक है। 50th क्वेश्चन पे भी बात कर लेते हैं। सो 50th क्वेश्चन क्या बोलता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन A adds 2 molecules of H2 and on reductive ozonolysis gives butane 1,4 dial ethanol and propanone. Okay, give the structure of A, write its IUPAC name and explain the reactions that are involved. Okay, तो अब देखो ऐसा चीज है, हमारे पास क्या है, अगर हम ओजोनोलिसिस देखें, मान लो हमारा ओजोनोलिसिस ऐसे कंपाउंड पे हो, ठीक है, ये हम क्या बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल बात कर रहे हैं।
अभी 50th क्वेश्चन के बारे में बात नहीं हो रही। जब हम ओजोनोलिसिस करते हैं तो क्या होता है, बॉन्ड यहां से टूटता है, बॉन्ड वहां से टूटता है, और क्या होता है, डबल बॉन्ड हुआ जाता है, राइट। और क्योंकि दो कंपाउंड है, ऐसे दो सिमेट्रिकल कंपाउंड है, इसीलिए। उसी तरह अगर हम कोई कंपाउंड ले लें ऐसे, ठीक है, तो ये भी अगर हम ओजोनोलिसिस करेंगे इसका, तो क्या होगा, ये यहां से टूटेगा, और ओजोनोलिसिस में क्या होता है, हमें क्या मिलेगा, एक ये वाला पार्ट का कंपाउंड मिलेगा और एक ये वाला पार्ट का कंपाउंड मिलेगा, ठीक है। तो ये तो ओजोनोलिसिस का थिंग है। अब हमारे पास एक ए है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है 50th क्वेश्चन पे, अब अगर हम बात करें, हमारे पास एक ए है, ए जा रहा है ओजोनोलिसिस पे, और पर्टिकुलरली कौन सा ओजोनोलिसिस पे, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस पे। रिडक्टिव, रिडक्टिव में क्या यूज होता है, जिंक यूज होता है, ओके, जस्ट फॉर नॉलेज। अब ये हमें दे रहा है तीन प्रोडक्ट, पहला तो है ब्यूटेन 1,4 डाइएल। ब्यूटेन 1,4 डाइएल का स्ट्रक्चर ये रहता है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं कि मैं एच ऊपर लिख देता हूं और डबल बॉन्ड हो यहां पर लिख देता हूं, सेम ही चीज हुई वो कंपाउंड, राइट। तो मैं यहां पर भी एच लिख देता हूं, यहां पर भी डबल बॉन्ड ओ लिख देता हूं। और एक फिर उसके बाद हमारा कौन सा एक प्रोडक्ट है, एथेनॉल। एथेनॉल तो यही हो गया भाई, ठीक है। और फिर क्या हो गया, मैं इसको भी अब ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। वो मैं यहां एच डाल दूंगा और डबल बॉन्ड ओ यहां लगा दूंगा। और फिर क्या मिल रहा है हमें, प्रोपेनोन। प्रोपेनोन का क्या है कि ऐसा है, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये मेरा क्या है, ये मेरा ब्यूटेन 1,4 डायल है, ये मेरा क्या है, ये मेरा एथेनॉल है, और ये मेरा क्या है, ये मेरा प्रोपेनोन है, राइट। मैं इन तीनों को ऐसे लिख देता हूं, देखो, H2C H डबल बॉन्ड O प्लस डबल बॉन्ड O कार्बन H, 1 2 3 4 डबल बॉन्ड O H प्लस ये। अब रिडक्टिव ओजोनोलिसिस हुआ होगा, मतलब यहां पर एक कटा होगा और यहां पर एक कटा होगा। इन सिंपल वर्ड्स मेरा ए जो है होगा CH2CH डबल बॉन्ड CH, फिर ये वाला चेन, यहां पर डबल बॉन्ड C, ये मेरा ए है, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए, ठीक है। अब तुम्हें ए का स्ट्रक्चर मिल गया, तो तुम्हारे को बस रिएक्शन बनाने हैं। अब रिएक्शन में क्या होता है कि तुम रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में पहले O3 और CCl4 डालते हो, और ये हमारा जो हाउस स्ट्रक्चर होता है, राइट, कार्बन का ऐसा, ये बना देगा। और ये कहाँ बनाएगा, ये बनाएगा तुम्हारे डबल बॉन्ड्स के अलोंग, सॉरी ये वाला बॉन्ड नहीं होगा, दिस कार्बन, ठीक है। अब ये ऐसे बनेगा, और फिर तुम जिंक डालोगे, और फिर क्या होगा कि ये टूट जाएगा ऐसे, और फिर यहां पर भी ऐसे, सो बॉन्ड तुम्हारे टूट जाएंगे सारे, एंड यू विल गेट जो तुमने ये वाले प्रोडक्ट्स देखे थे तीन, कौन से, ब्यूटेन 1,4 डायल, एथेनॉल एंड प्रोपेनोन, ओके। तो ये है हमारा 50th क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं अबाउट द 51st क्वेश्चन, ओके। 51st क्वेश्चन, लास्ट पार्ट, लास्ट क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप का। इट टेल्स कि वी हैव in the presence of peroxide, addition of HBr to propene takes place according to anti-Markovnikov rule, but the peroxide effect is not seen in the case of HCl and HI. Explain why. तो अगर हम देखें प्रोपीन क्या है, प्रोपीन इज सिंपली दिस प्लस HBr peroxide, ठीक है। अब मैं peroxide की जगह यहां लिख देता हूं ROOR, मतलब मैंने peroxide का एक जनरल फॉर्मूला लिख दिया उधर। ये क्या देता है, ये देता है ये, वी ऑल नो
एंटी मार्कोव-निकोव रूल, पिछले लेक्चर में भी एक क्वेश्चन देखा था हमने इस पे। मैकेनिज्म क्या है इसका? मैकेनिज्म ये है कि हमारे पास इनिशियली क्या होता है, पेरोक्साइड है, और सबसे पहले ये जो फॉलो करता है, ये फॉलो करता है एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में वो क्या बोल रहा है कि हमारे पास है ROOR, जो कि पहले टूटता है और मेरे को दे देता है RO। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो RO डॉट होता है ये HBr के पास जाता है, वो इधर आता है, और ये क्या होता है कि HBr में Br का रेडिकल बन जाता है और ROH फॉर्म हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो हमारा Br का रेडिकल है, Br का रेडिकल जाएगा हमारे एल्कीन के पास, जो कि मैं अब यहाँ ऐसे दिखा देता हूं। ठीक है, तो एल्कीन में क्या होगा, ये यहाँ आएगा, ये वाला यहाँ आएगा, बॉन्ड फॉर्म कर देगा, और यहाँ पर इसका बचा हुआ फ्री रेडिकल आ जाएगा। ठीक है, जो कि फिर क्या देगा, आर मतलब C और R हो जाएगा, राइट, क्योंकि खाली वाले में चले जाएगा वो, तो वो दे देता है RC, और यहाँ पर BR आ जाता है। ठीक है, ये वाला पार्ट ऑफ R, ये वाला पार्ट है जो है। ठीक है, और फिर ऐसे ही हमारा होता है। ध्यान पे देने वाली स्टेप का वो कहाँ है, ध्यान पे देने वाला स्टेप है ये, जब हमारा RO का फ्री रेडिकल HBr को अटैक करता है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन पे कि व्हाई डज द पेरोक्साइड इफेक्ट नॉट सीन इन HCl एंड HI। तो देखो, सबसे पहले जो बॉन्ड एनर्जी है HCl का, वो होता है ग्रेटर देन बॉन्ड एनर्जी ऑफ HBr। मतलब HCl को तोड़ने के लिए जितना एनर्जी चाहिए, वो HBr को तोड़ने के लिए उससे ज्यादा है। अब क्योंकि ये है तो HCl टूट नहीं सकता है। अब HI का देखें तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ HBr ज्यादा होता है बॉन्ड एनर्जी ऑफ HI से। ठीक है, मतलब HI तो टूटना चाहिए इजीली, HI ब्रेक्स। ठीक है, HI फॉर्म्स फ्री रेडिकल्स, लेकिन HI में दिक्कत क्या होता है, HI में दिक्कत ये होता है कि जो आयोडीन रेडिकल हैं, आयोडीन रेडिकल्स रश करते हैं टू फॉर्म I2, मतलब आयोडीन मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। और हमने जैसे ये देखा, ये जो प्रोसेस है ना, अटैकिंग द डबल बॉन्ड, ये प्रोसेस आयोडीन में नहीं दिखाते हैं। दैट इज फॉर्म I2, दे डोंट अटैक द डबल बॉन्ड, दे डोंट अटैक द डबल बॉन्ड, और इसीलिए आयोडीन के साथ भी उसका रिएक्शन नहीं दिखता है जैसे HBr के साथ दिखता है। ठीक है, तो इन चारों क्वेश्चन को सॉल्व करके हमने जो हमारा लॉन्ग आंसर टाइप है उनको सॉल्व कर दिया है। लॉन्ग आंसर टाइप में उन्होंने थोड़ा सा हमारा जो स्टोकियोमेट्री है कंबाइन कर दिया, थोड़ा सा उन्होंने मैकेनिज्म पूछ लिए, और थोड़ा उन्होंने चेन रिएक्शन टाइप क्वेश्चंस पूछ लिए थे। सो दैट कंप्लीट्स दिस पोर्शन ऑफ द थिंग, लॉन्ग आंसर टाइप। अब दो बचे और, मैचिंग टाइप एंड असर्शन एंड रीजन टाइप। ओके, तो मैचिंग का अगर हम एक्सप्लेनेशन मांगे तो पहला देखो ये है, ओके, मैच द रिएजेंट फ्रॉम कॉलम 1 ऑन रिएक्शन विथ प्रोपीन गिव सम प्रोडक्ट ऑन 2। अब तुम्हें देखो ये दिया है, तुम्हारे पास इनिशियली प्रोपीन है और रिएजेंट R के साथ रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट P देता है। ठीक है, कॉलम 1 तुम्हारे R हैं और कॉलम 2 तुम्हारे P हैं, तो तुम्हें देखना कौन से R के साथ तुम्हें कौन सा P मिल जाएगा। तो पहला वाला जो चीज है वो तो है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। अब रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में क्या होता है, डबल बॉन्ड टूटता है, कहां से टूटेगा, यहां से टूटेगा। ठीक है, तो ये मैं यहां बना देता हूं ब्लू कलर से, यहां से टूटेगा, एक को इधर आ जाएगा, एक को इधर आ जाएगा। तो ये मेरे को क्या देगा, ये मेरे को देगा कुछ, एक तो ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट। तो ये क्या है, ये हमारा फॉर्मेल्डिहाइड है और ये हमारा एसिटाल्डिहाइड है। तो जो हमारा 1 है वो हमारे D के साथ जा रहा है। ठीक है,
KMnO4 और H2। अब एसिटिक मीडियम में जब हम KMnO4 और H डालते हैं तो ये क्या होता है, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करता है, राइट। तो सेकंड वाला देखते हैं, एसिडिक एडिशन ऑफ KMnO4। KMnO4 है तो वो क्या देता है, वो हमें देता है एसिड, ठीक है। और कैसा एसिड देता है कि वो एक कार्बन कम कर देता है, ओके। तो कायदे से क्या होता है कि तुम्हारा CH3CH डबल बॉन्ड CH2 जो है वो यहां से टूटेगा, एसिड इधर आ जाएगा, ठीक है। और ये मेरे को क्या दे देगा, एसिटिक एसिड दे देगा, CHCOH, एसिडिक एसिड CH3। और उसी के साथ क्या दे देगा, CO2 दे देगा। तो ये वाला पार्ट जो उसका एसिड बन जाएगा और ये वाला पार्ट उसका CO2 बन जाएगा, तो तुम्हें एसिटिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा, विच इज ए। तो तुम्हारा सेकंड वाला मैचेस विथ योर ऑप्शन ए, ओके। थर्ड वाला देखो, अब वो बेसिक मीडियम पे एडिशन हो रहा है विथ एन OH, राइट। OH, OH में क्या होता है, बेसिक मीडियम एडिशन ऑफ KMnO4, बेसिक एडिशन KMnO4 में क्या देता है, डायोल देता है, डायोल्स। और डायोल्स कहाँ होगा, अलोंग द डबल बॉन्ड होता है। तो ये तो सिंपल ये हो गया जो कि E है। तो तुम्हारा थर्ड वाला जो है वो जाता है E के साथ, ओके। तो हमने 1 2 3 कर दिया। 4 है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, OH आता है, लेकिन एक ही मॉलिक्यूल है। तो ये कायदे से क्या होगा, OH माइनस अटैक होगा और ये मार्कोव-निकोव प्रोडक्ट देगा। और मार्कोव-निकोव प्रोडक्ट क्या है, मार्कोव-निकोव प्रोडक्ट ये आएगा, प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल जो कि C है। तो फोर्थ वाला जो है दैट मैचेस विथ C। बचा क्या, फिफ्थ वाला, और दूसरे साइड क्या बचा है, हमारा B बचा है। तो ये हो गया, ओके। तो इस चीज का आंसर 40th का आंसर जो है वो है 1 जा रहा है हमारे D के साथ, 2 जा रहा है हमारे E के साथ, ठीक है। सॉरी, 2 जा रहा है A के साथ, 3 जा रहा है E के साथ, 2 जा रहा है A के साथ, 3 जा रहा है E के साथ, 4 जा रहा है C के साथ, 5 जा रहा है B के साथ, ओके। 41st क्वेश्चन का आपको एक ही लॉजिक याद रखना है, जो कि क्या है कि मोर द ब्रांचिंग लेसर द बॉइलिंग पॉइंट, ओके। ब्रांचिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। ये याद रखते हुए आप ये वाला सॉल्व कर सकते हो। इसका आंसर क्या है कि जो 1 है वो जाएगा B के साथ, 2 है वो जाएगा हमारे C के साथ, और जो हमारा 3 है वो जाएगा E के साथ, ठीक है। 42nd क्वेश्चन पे अब बात करते हैं। तो 42nd क्वेश्चन क्या है, 42nd क्वेश्चन है बेंजीन के रिएक्शंस, ठीक है। अब हमने डिस्कस करा था पिछले लेक्चर में क्या, कि जो AlCl3 है वो होता है इलेक्ट्रोफिलिक, राइट। AlCl3 इज इलेक्ट्रोफिलिक। तो वो क्या करता है, वो ये क्लोरीन उठा देता है, और क्या बन जाता है, वो क्लोरीन उठा के बन जाता है AlCl4 माइनस, राइट। बचा हुआ जो भी चीज होगा वो जाके हमारे बेंजीन से अटैच हो जाता है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब देख लो, पहला रिएक्शन है बेंजीन और Cl2, ये क्या होगा, AlCl3 के साथ जाएगा। तो यहां क्या फॉर्म होगा, अगेन AlCl4 फॉर्म होगा माइनस, और क्या बनेगा, Cl। अब ये जो Cl है ये जाके बेंजीन पे लग जाएगा, तो ये हमारा प्रोडक्ट ये बनेगा। और इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं क्लोरोबेंजीन, राइट। तो तुम्हारा क्लियरली जो 1 है वो किससे मैच हो रहा है, D से मैच हो रहा है। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, ओके। अब देखो सेम चीज यहां हो रही है। अब क्या होगा, बेंजीन की जगह यहां Cl आया था, यहां क्या आ जाएगा, यहां CH3 आ जाएगा, ठीक है।
CH3 आ जाएगा। और ये रिएक्शन क्या है, इसको हम बोलते हैं टाउलिन। ठीक है, टाउलिन बोलते हैं हम। तो टू जो है वो C के साथ जाएगा। सिमिलरली बेंजोइन प्लस ये आएगा। अब CH3 CH डबल बॉन्ड O बचा है, ये बेंजीन पे लग जाएगा। ठीक है, तो C डबल बॉन्ड O CH3 बन जाएगा। ठीक है, मीथाइल फिनाइल कीटोन बनेगा ये। तो जो हमारा 3 है वो जाएगा B के साथ। फोर्थ में टाउलिन बचा है। ठीक है, और फिर हम टाउलिन मतलब ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज टाउलिन, हमने डिस्कस किया था। तो टाउलिन के साथ हम देखते हैं CH3 है। और हमने देखा था KMNO4 और NaOH, हम जब ये करते हैं तो जो भी बेंजीन पे अल्काइल ग्रुप हो, चाहे वो जितना भी बड़ा हो, वो COOH के साथ रिप्लेस हो जाता है, राइट। और क्योंकि वो COOH के साथ रिप्लेस हो जाता है, वो ये बन जाता है, जो कि क्या है हमारा बेंजोइक एसिड। तो फोर्थ हमारा किसके साथ जा रहा है, ए के साथ जा रहा है। तो टू सम इट अप हम देख सकते हैं हमारा जो 42nd है, 1 गोज विद डी, 2 गोज विद सी, 3 गोज विद बी एंड 4 गोज विद ए। क्लियर है? ठीक है, अगला वाला जो रिएक्शन है, ये हमारे को खाली पूछ रहा है कि कौन से टाइप का रिएक्शन क्या होता है। ओके, तो ये हम उधर ही सॉल्व कर देते हैं यहां पर। ओके, सबसे पहली चीज हम क्या ऐड कर रहे हैं, वाटर। वाटर एडिशन क्या होता है, वाटर एडिशन हमेशा होता है हाइड्रेशन, राइट। तो हमारा जो ए है 1 है वो हाइड्रेशन से मैच हो रहा है। ठीक है, फिर हम H2 ऐड कर रहे हैं, ये क्या है, हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, हाइड्रोजनेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो जो हमारा 2 जा रहा है वो ए के साथ जा रहा है। क्लोरीन ऐड कर रहे हैं, क्लोरीन एडिशन या पर्टिकुलरली हैलोजिनेशन, हैलोजन का एडिंग है, तो वो बी के साथ जा रहा है। अब हमारे पास ये है कि हमारा इथाइन बेंजीन बन जाता है। तो हमने देखा था ये पिछले लेक्चर में, एक रिएक्शन ऐसा होता है। तो क्या होता है, ये इधर आ जाता है, एक इधर आ जाता है, एक इधर आ जाता है, और एक बॉन्ड आता है। तो यहां पर डबल बॉन्ड बचा है, एक बॉन्ड, डबल बॉन्ड बचा है, एक बॉन्ड, डबल बॉन्ड बचा है, एक बॉन्ड, जो कि क्या है, बेंजीन है, जो कि ये है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा पॉलीमराइजेशन है। तो ये फोर्थ वाला ये हो जाएगा, डी, ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, तो इसी के साथ अगर मैं देखूं कि मेरा आंसर क्या होगा, मेरा आंसर होगा 43rd के लिए, जो मेरा 1 है वो जा रहा है मेरे डी के साथ, जो मेरा 2 है वो जा रहा है मेरे ए के साथ, जो मेरा 3 है वो जा रहा है मेरे बी के साथ, एंड जो मेरा 4 है वो जा रहा है मेरे सी के साथ। ओके, मेक सेंस? तो अब हम ये जो एनोटेशंस हैं ये क्लियर कर देते हैं। ओके, और लेट्स कंटिन्यू विद दिस। अब हम आ जाते हैं जो आखिरी पार्ट बचा है, विच इज माय असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस। तो असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस में हमें क्या देता है, हमें एक असर्शन देते हैं जो कि एक स्टेटमेंट होता है बेसिकली, और एक रीजन देते हैं। अब हमें 3 चीजें देखनी है, पहली असर्शन ट्रू है, दूसरी क्या रीजन ट्रू है, और तीसरी चीज हमें देखनी है कि जो रीजन दिया है, क्या वो ये जो असर्शन दिया है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि हमारा जो 44th क्वेश्चन है उसका असर्शन क्या है। उसका असर्शन है द कंपाउंड साइक्लोऑक्टेन हैज द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो एक स्ट्रक्चर दिया है हमें। Now, it is cyclic and has 8 conjugated pi electron system, but it is not aromatic in nature. ठीक है, ये तो assertion है, statement ये है। रीजन दिया है 4n plus 2 pi electron doesn't hold good and ring is not planar। ठीक है, तो अब देखो, अब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे हम। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये है, ऐसा है। तो फिर ये कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा। ठीक है,
और अब देखो हम बात किस चीज के बारे में कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं है। तो एरोमेटिसिटी मतलब कि वो एरोमेटिक है या नहीं, ये तीन रूल्स पे डिपेंड होता है। पहला, कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर एंड साइक्लिक इन नेचर, ठीक है। दूसरा, इट मस्ट हैव डी कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, राइट। और तीसरा चीज जो है, इट मस्ट हैव 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, जो कि हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हकल्स रूल, राइट। अब हमारा कंपाउंड देखो, कंपाउंड में सबसे पहले ये प्लेनर नहीं है, क्योंकि जो कंपाउंड का प्लेन है, कंपाउंड का प्लेन है ये, और क्लियरली जो ये पार्ट है कंपाउंड का और ये पार्ट है वो आउट ऑफ प्लेन है। तो ये कंपाउंड प्लेनर है? नहीं है। साइक्लिक है? हाँ है। कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है, पॉसिबल है। और 4n+2, अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? दो, 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 8 इलेक्ट्रॉन्स है। 8 होता है 4n, और 4n+2 नहीं है ये, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होती है, राइट। तो हम देख सकते हैं एरोमेटिसिटी के लिए कंडीशन 2 सेटिस्फाई नहीं है, इसीलिए ये कंपाउंड जो है ये क्या है, ये है नॉन एरोमेटिक। तो अब स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, कंपाउंड इज साइक्लिक एंड कॉन्जुगेटेड 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यस, बट इट्स नॉट एरोमेटिक, दैट इज करेक्ट। तो असर्शन इज करेक्ट और रीजन भी करेक्ट है। जब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं तो रिंग प्लेनर भी नहीं है और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं है इसमें, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। क्या रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन? यस, इसी रीजन की वजह से हमने अभी देखा था कि हमारा जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक नहीं है। तो असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। रीजन इज correct explanation of assertion. Okay, reason is the correct explanation of the assertion. So that is option number 1. This is my 44th question. Okay, option number 1. Okay, coming to the second question, जो कि हमारा 45th question है। ओके अब हमारा 45th क्वेश्चन का असर्शन क्या है, टाउलिन ऑन फ्रिडल क्राफ्ट मिथाइलेशन गिव्स ऑर्थो और पैरोजाइलिन, ठीक है। तो टाउलिन क्या होता है, टाउलिन हमने पिछले ही क्वेश्चंस में देखा था। ओके लेट्स कंप्लीट। टाउलिन इज दिस CH3। अब हम देख सकते हैं फ्रिडल क्राफ्ट मिथाइलेशन वाली बात। तो फ्रिडल क्राफ्ट मिथाइलेशन में वो बोल रहा है हम ऐड कर रहे हैं CH3Cl विथ AlCl3, ठीक है। अब रिएक्शन में क्या होता है, पहले ये बनता है CH3 और AlCl4, राइट, ठीक है। इसको रिएक्शन में फॉर्म में लिख देते हैं। इसका रिएक्शन फॉर्म होगा CH3Cl plus AlCl3 on reaction will give CH3 plus AlCl3 minus, ठीक है। नाउ टाउलिन देख लो, टाउलिन में होता है CH3 और ये क्या है प्लस आर प्लस आई ग्रुप, मतलब ये क्या है, दिस इज अ रिंग एक्टिवेटर। मतलब कि इसका ये क्या है कि ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर है ना। हमने देखा है जो रिंग एक्टिवेटर होते हैं, जो प्लस आर प्लस आई दिखाते हैं, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं। मतलब अब मैं अगर रिएक्शन के प्रोडक्ट लिखूं, मतलब इसका एक प्रोडक्ट होगा ये ऑर्थो पोजीशन पे, और इसका एक प्रोडक्ट पॉसिबल जो है वो है इसके पैरा पोजीशन पे, राइट। दिस इज ऑर्थो एंड दिस इज पैरा, करेक्ट। ओके
नाउ असर्शन देखते हैं फिर से। टाउलिन ऑन फ्रिडेलक्राफ्ट मिथाइलेशन गिव्स ऑर्थोपैराजाइलिन। ये जब दो CH3 होता है इसको हम जाइलिन बोल देते हैं। ओके, तो ये ऑर्थोजाइलिन है और ये जो है हमारा, ये हमारा पैराजाइलिन है। ओके, तो हमने देखा ऑर्थोजाइलिन पैराजाइलिन मिल रहा है। यस, रीजन एक है, CH3 ग्रुप बॉन्डेड टू इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, दैट इज व्हाई दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स, है ना। तो हम यहां देख सकते हैं कि जो असर्शन एंड रीजन है आर करेक्ट। असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। अब क्या इसी रीजन की वजह से जो असर्शन में हो रहा है, हाँ, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। सो आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये क्या हो गया, ये हमारा ऑप्शन 1 हो गया। पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का भी क्या है, ऑप्शन 1 है आंसर। ओके, अब आ जाते हैं 46th क्वेश्चन पे। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन विथ नाइट्रिक एसिड रिक्वायर्स द यूज ऑफ H2SO4 concentrated sulfuric acid. Reason: the mixture of concentrated sulfuric acid and the concentrated nitric acid produces an electrophile that is NO2 plus। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने नाइट्रेशन पढ़ा है कभी, तो नाइट्रेशन में हमने देखा है हमारा ये बेंजीन होता है। ठीक है, और बेंजीन में हम हमेशा HNO3 करेक्ट प्लस H2SO4 यूज करते हैं, जो कि हमें हमेशा क्या दे देता है, ये दे देता है। ठीक है, ओके, नाउ ये यूज क्यों करते हैं, तो जब हम HNO3 और H2SO4 यूज करते हैं तो हमारे को क्या मिलता है, हमारे को मिलता है NO2 प्लस, ठीक है, प्लस 2HSO4 माइनस प्लस H3O प्लस। अब ये जो है ये क्या है, ये है एक इलेक्ट्रोफाइल। और बेंजीन में क्या हमने देखा, हमने देखा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो अब वापस देख लो, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन विद नाइट्रिक एसिड रिक्वायर्स द यूज ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब असर्शन क्या है, ट्रू है। ठीक है, रीजन मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रोफाइल NO2, जो कि हमने रिएक्शन में देख लिया, तो रीजन भी ट्रू है। अब इस स्टेटमेंट नाइट्रेशन के लिए क्या ये रीजन सही है, हाँ, हम ये रीजन NO2 इसके लिए वो यूज करते हैं जो बाद में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जाके बेंजीन पे लग जाता है। तो द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, यानी कि ए। तो ये भी क्या हो गया, ये भी हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो गया। ठीक है, इसी के साथ लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसके बाद तो लॉन्ग आंसर टाइप है जो हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, तो 47th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अमॉन्ग द आइसोमेरिक पेंटेन्स 2,2 डाइमीथाइल पेंटेन हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और ब्रांचिंग डज नॉट अफेक्ट द बॉइलिंग पॉइंट। यहां दो चीजें देखी थी हमने। ठीक है, सबसे पहले हमने पहले ही क्वेश्चंस में हमने मैच द फॉलोइंग्स में देखा था कि ब्रांचिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। ये हमने कहां देखा था, ये हमने देखा था मैच द फॉलोइंग में, ये एक फैक्ट है। ठीक है, अब सारे पेंटेन्स में तो एक पेंटेन का फॉर्म क्या है, ये है, एक पेंटेन का फॉर्म क्या है, ये है, और एक पेंटेन का फॉर्म क्या है, ये है। ठीक है, मतलब सब में 5 कार्बन्स हैं, राइट। और ये 2,2 डाइमीथाइल पेंटेन क्या है, ये है। सो 2,2 डाइमीथाइल
पेंटेन, इसको हम बोलते हैं नियोपेंटेन, ठीक है, और इसको हम बोल देते हैं आइसोपेंटेन, और इसको हम खाली बोल देते हैं पेंटेन। अब हम वापस मैच द फॉलोइंग में जाते हैं, एक बार 41st क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो 41st क्वेश्चन में हमने देखा था जो नियोपेंटेन है उसका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है, बीच में आइसोपेंटेन आ जाता है, और सबसे ज्यादा जो कि 309 के करीब है वो हमारे एन पेंटेन में होता है, ठीक है। एन पेंटेन बेसिकली ये जो नॉर्मल चेन पेंटेन है ये है, ठीक है। अब उस लॉजिक से सबसे कम इसका होना चाहिए, लेकिन असर्शन बोल रहा है सबसे ज्यादा, यानी कि हाईएस्ट किसका है, हाईएस्ट इसका है। तो असर्शन क्या है, असर्शन तो फॉल्स है, ठीक है। अब रीजन देखते हैं, ब्रांचिंग डज नॉट अफेक्ट द बॉइलिंग पॉइंट, क्या ये रीजन सही है, ये नहीं है। ब्रांचिंग डज अफेक्ट द बॉइलिंग पॉइंट, जितना ज्यादा ब्रांचिंग उतना कम बॉइलिंग पॉइंट है, तो हमारा जो रीजन है ये भी फॉल्स है, ठीक है। और अब देखो रीजन भी फॉल्स है, असर्शन भी फॉल्स है, तो ये क्या बनेगा, बोथ ए एंड आर नॉट करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा ये, ठीक है। ये हमारा 47 क्वेश्चन भी हो गया। तो इसी के साथ हमने कवर कर दिया है पूरा हाइड्रोकार्बन्स के जो चैप्टर हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको मिक्सचर करने हैं 2-3 चीजें हाइड्रोकार्बन्स में। सबसे पहले इट इज ओके अगर आपको हाइड्रोकार्बन्स के कई थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए हैं, क्योंकि आप इसको आगे पढ़ोगे चैप्टर वाइज में। आप हैलो एल्कीन्स हैलो एरीन्स में भी यही चीजें पढ़ोगे, आप अल्कोहल फिनॉल ईथर में भी ये चीज पढ़ोगे, और आप अमाइंस और जो भी आगे के चैप्टर्स आएंगे उनमें भी ये पढ़ोगे। सो इट इज फाइन कि थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में नहीं आए हैं। आपको जीओसी पे अच्छा ध्यान रखना है, ठीक है। जीओसी पे अगर आप ध्यान रखोगे तो आगे जाके दिस आपके लिए ऑर्गेनिक विल बिकम इजी, ठीक है। दूसरी चीज, आप प्रैक्टिस कर सकते हो थोड़े और क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के जो पीछे के क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हैं, और रेफरेंस बुक के क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर सकते हो टू गेट अ मोर गुड आइडिया अबाउट हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर क्लोज करते हैं। आज हमने लॉन्ग आंसर टाइप, असर्शन, रीजन एंड मैचिंग टाइप वाले क्वेश्चंस करे थे आज के लेक्चर में, जिसके साथ हमने खत्म कर दिया था एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ये चैप्टर। ओके, सो थैंक यू एवरीबॉडी।